अस्सलाम वालेकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं अपनी आज की पॉडकास्ट वाइटल वॉइसेस विद डॉक्टर माहीन इकबाल के साथ। और आज का हमारा मौजू है कि दिल के हवाले से कौन कौन से टेस्ट हैं जो कि आप करवा सकते हैं। प्रिवेंटिव टेस्ट कौन कौन से, यानी कि कोई जानना चाहता है कि उसके अंदर दिल की बीमारी का खतरा मौजूद है या नहीं, तो वो कौन से टेस्ट करवा सकता है। और ऐसे लोग कि जो कि दिल के मरीज हैं, वो जानना चाहते हैं कि वो कौन से टेस्ट करवा सकते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि कौन से मरीज जिनको दिल की बीमारियों का खतरा होता है, उनको कौन से टेस्ट करवाने चाहिए। लोग कंफ्यूज रहते हैं कि एंजियोग्राफी हमें डॉक्टर ने कह दी है, तो कौन सी वाली एंजियोग्राफी है। एक जो है वो शरेयान के जरिए होती है, एक जो है वो सिटी स्कैन के जरिए होती है। तो लोगों के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। इन्हीं के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मारूफ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर दिलीप कुमार सिंधु हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब जो हैं वो एमबीबीएस, एमसीपीएस और एफसीपीएस कार्डियोलॉजी हैं। आपका 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस है एनआईसीवीडी इमरजेंसी में काम करने का। इसके अलावा आप एज कंसल्टेंट बाटवा हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, और इसके अलावा पारस क्लिनिक पे भी आप एज कंसल्टेंट काम कर रहे हैं। हम खुश आमदीद कहते हैं डॉक्टर साहब को। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि कौन से लोग हैं कि जिनको दिल की बीमारी का खतरा है। अच्छा, दिल की बीमारी के हिसाब से हम बात करें कि कौन से पेशेंट्स होते हैं जिसको दिल की बीमारी का खतरा है, कौन सा पेशेंट है जिसको नहीं है। अब पहले खतरे की अगर बात करें तो पेशेंट की एक एज होती है। एज अगर पेशेंट की 40 है या उससे अबो है तो उसको दिल के खतरे के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू जो बिलो 40 है। और दूसरा ये है कि जिसकी फैमिली इसकी पॉजिटिव है, जिसकी फैमिली में किसी को दिल का मसला है, जिसके फादर को है, ब्रदर को है, या किसी फैमिली में रनिंग डिजीज है दिल की, तो उसको ज्यादा खतरा दिल का हो सकता है। थर्ड नंबर जो है हम बताएंगे जिसके रिस्क फैक्टर्स हो, जैसे रिस्क फैक्टर्स मतलब किसी को डायबिटीज है, किसी पेशेंट्स को शुगर का मसला है, किसी को ब्लड प्रेशर का है, कोई स्मोकिंग करता है, ओबिसिटी है, मोटापा है, या स्ट्रेसफुल उसकी लाइफ है, या सेडेंटरी लाइफ है। सेडेंटरी मतलब बैठे रहने का काम है सारा दिन, कोई एक्सरसाइज वॉक वगैरह नहीं है। ऐसे मरीजों को जो है दिल का खतरे के इम्कान ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू पेशेंट जो अच्छी लाइफ स्टाइल इस्तेमाल करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि अक्सर लोगों को वहम होता है कि हमें कहीं कोई कार्डियक प्रॉब्लम ना बन रहा हो। तो ऐसे कौन से टेस्ट हैं जो कि तशखीस के लिए पहले से आप ये कह सकते हैं कि रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन के लिए वो करवा सकते हैं, या फिर अगर किसी को दिल की बीमारी हो चुकी है तो फिर आप डॉक्टर जो हैं उनको कौन से टेस्ट तजवीज करते हैं। ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इसको में हर किसी को, हर पेशेंट को या हर बंदे को उनको पता होना चाहिए थे मुझे कौन से टेस्ट कराने चाहिए खुद से, और कौन से मुझे डॉक्टर तजवीज करेगा, और कब टेस्ट करवाने चाहिए थे। देखो, इसमें से जो है एक पेशेंट होता है जिसको कोई मसला नहीं होता है दिल का, कोई अभी तक कुछ हुआ नहीं है, उसको भी टेस्ट कराना जरूरी है। और जिसको मसला हो चुका है उसको भी पता नहीं होता है आगे मुझे क्या करना है, कौन से टेस्ट कराने थे, ये मसला होता है। अभी एक पेशेंट है जिसको कोई दिल का मसला नहीं है, किसी को कोई सिम्टम्स नहीं है, लेकिन उसकी एज 40 है प्लस है, या उसको रिस्क फैक्टर्स जैसे मैंने आप बात की, तो उसको दिल के बारे में स्क्रीनिंग कराना जरूरी होती है। ठीक है, अब जिसको कोई इलामत नहीं है, सिम्टम्स नहीं है, उस पेशेंट्स को जो हमें क्या करना चाहिए, एक तो टेस्ट होती है जो ब्लड टेस्ट होते हैं, उसके थ्रू हम पता कर सकते हैं। दूसरा एक इमेजिंग टेस्ट होती है, उसके थ्रू हम पता कर सकते हैं। अब ये टेस्ट ऐसी जिसमें से आप पहला टेस्ट, अगर जिसको इलामत नहीं है वो अपना स्क्रीनिंग कराना चाहे तो ब्लड टेस्ट में वो पहले अपना लिपिड प्रोफाइल करवा ले। लिपिड प्रोफाइल में उसको पता होना चाहिए था कि मेरा फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल में बैड कोलेस्ट्रॉल कौन सा है, गुड कोलेस्ट्रॉल कौन सा है, और ट्राइग्लिसराइड कौन सा है। ये पेशेंट को पता होना चाहिए, और उससे अगर पेशेंट को पता होगा तो वो अपना ट्रीटमेंट खुद करवा सकता है। उसको नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा टेस्ट इसको है जो ब्लड शुगर, फास्टिंग और रैंडम का पता होना चाहिए, वो ये टेस्ट कराना चाहिए। और तीसरा टेस्ट है सीआरपी का पता होना चाहिए, सीआरपी करवाना चाहिए। जिससे क्या होगा, पेशेंट की वेसल्स में इन्फ्लेमेशन वगैरह होती है जो पता ही नहीं चलता है, तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि आगे चल के इनको क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट जो है, जिसको मसला नहीं है वो टेस्ट कराना चाहिए उनको, ये ब्लड टेस्ट। और दूसरा इमेजिंग टेस्ट में ईसीजी आती है। ईसीजी कहीं भी, हर जगह क्लिनिक पे, हॉस्पिटल में कहीं भी जाके हम इजीली होती है, अवेलेबल है, कहीं से जाके ईसीजी करवा सकता है। और दूसरा इकोकार्डियोग्राफी है, वो भी अपना इकोकार्डियोग्राफी कहीं भी जाके करवा सकता है। इकोकार्डियोग्राफी से हमें यह भी पता चलता है कि दिल का फंक्शन कैसा है, दिल का वाल कोई लीक नहीं है। हार्ट अटैक के अलावा भी जो है दिल का कोई वाल लीक हो या वाल स्टेनोसिस हो, कोई इस तरह से पता चल सकता है। ये जो टेस्ट है पेशेंट खुद
लेबोरेटरी में या हॉस्पिटल में जाके खुद अपनी मर्जी से भी करवा सकता है। इन टेस्टों के अलावा जो टेस्ट है, जो आप कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाओगे तो वो आपको स्क्रीनिंग के लिए एडवाइस कर सकता है। जैसे है स्ट्रेस टेस्ट है, एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट है, जिसमें क्या क्या आता है, ईटीटी का टेस्ट आता है, एक्सरसाइज टोलरेंट टेस्ट, जो आपको वॉक करा के दिल पे बर्डन देंगे, उसके दौरान ईसीजी निकलेगी तो उसमें भी हमें सिम्टम्स का और ईसीजी में चेंजेस का पता हो सकता है। ये नॉर्मल पेशेंट जो होता है, जिसको मसला नहीं होता है, उसमें ये इंपॉर्टेंट है। इससे हम पता कर सकते हैं कि आगे आगे चल के इनको दिल का मसला हुआ है या अंदर कोई दिल का मसला इसको है तो नहीं। एक ये स्क्रीनिंग होगा। दूसरा एक्सरसाइज का मतलब ये होता है, अगर पेशेंट कोई चल नहीं सकता है तो हम डोपामिन स्ट्रेस एको जिसको बोलते हैं, उसको क्या हुआ, इको कार्डियोग्राफी करेंगे, इको का टेस्ट होगा, उसके दौरान इंजेक्शन लगा के दिल को बर्डन देंगे, दिल की रफ्तार बढ़ाएंगे, उसमें भी हम सिम्टम्स जाहिर होते हैं तो इससे भी हम पता कर सकते हैं। दूसरा एक न्यूक्लियर टेस्ट होता है, जिसको एमपीएस भी कहते हैं, थैलियम भी कहते हैं। न्यूक्लियर टेस्ट इसमें क्या होता है, स्ट्रेस देके चलाएंगे या इंजेक्शन लगा के उसमें आपको हार्ट के इमेजेस ले जाएंगे। तो ये तीनों टेस्ट हैं जो होती है स्ट्रेस की, डिपेंड करता है कौन सी किस पेशेंट्स को करानी चाहिए, वो आपको कार्डियोलॉजिस्ट सजेस्ट करेगा अकॉर्डिंगली। टेस्ट मोस्टली सेम है, लेकिन एक्यूरेसी इसमें जो है किसी की ज्यादा है, किसी की कम है, तो उस हिसाब से आपको ये कार्डियोलॉजिस्ट एडवाइस कर सकता है। ये जो टेस्ट है जो दिल का मसला नहीं है उसके लिए मैंने तजवीज की है। ये हर पेशेंट को अपना 40 या किसी को रिस्क फैक्टर्स है उसमें कराना जरूरी है, ताकि पहले उनको पता चल जाए। अब जिसको दिल का मसला है, हो गया है, किसी को सिम्टम्स हो चुके हैं, ईसीजी में भी किसी को चेंजेस है, या चेस्ट पेन वगैरह इसको ज्यादा होता है, सीने में दर्द, भारीपन, सांस ज्यादा होता है, तो उसके लिए जो टेस्ट होती है वो कोरोनरी एंजियोग्राफी होती है। वो आपको कार्डियोलॉजिस्ट सजेस्ट करेगा। एंजियोग्राफी का एक टेस्ट है जिसमें क्या करेंगे, आपको इंजेक्शन वगैरह लगा के कैथेटर डाल के आपकी दिल की शरीयान देखेंगे, कहाँ से ब्लॉकेज है कहाँ से नहीं है, तो उसको हम उसी टाइम पे फिक्स कर सकते हैं, ऑन द टेबल उसको सेट कर सकते हैं। तो इससे पेशेंट के वो दिल का मसला सिम्टम्स जो है वो रिकवर हो जाएंगे। दूसरा एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट सीटी एंजियोग्राफी होती है, इसके बारे में हम आगे चल के भी डिस्कस करेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने कन्वेंशनल एंजियोग्राफी और सिटी एंजियोग्राफी की बात की, तो इसी को बताइए कि दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है और ये कब कब तजवीज किए जाते हैं। अच्छा, सीटी एंजियोग्राफी और कोरोनरी एंजियोग्राफी ये पहले कब कराना चाहिए? अब सीटी एंजियोग्राफी हम जब कराते हैं जब हमें सिर्फ डायग्नोस करना होता है कि मुझे दिल का मसला है या नहीं है। जैसे उसमें सीटी एंजियो में सिर्फ दिल की बीमारी का पता चलता है कि इसको इस वेसल्स यहाँ से ब्लॉकेज है, यहाँ से ब्लॉकेज है, बस। जिसको डायग्नोस करवाना है, सिर्फ आगे की तरफ नहीं कराना है कि आप पहले पता चले, तो वो सिर्फ सीटी एंजियोग्राफी करा ले, जस्ट डायग्नोस्टिक पर्पज। अगर जिसको मसला का करना है, पता करना है और उसके साथ ट्रीटमेंट भी करानी है, जैसे स्टेंट साथ में लगवाना है, तो वो कोरोनरी एंजियोग्राफी करवाए। उसके साथ एंजियोग्राफी के साथ या दिल की वेसल्स देख लेंगे शरेयान, अगर कहीं से ब्लॉकेज है तो वहां से स्टेंट लगा के उसको फिक्स करके खोल देंगे। तो ये दो चीजें अलग होती है। अब इसके सिटी एंजियोग्राफी में क्या होता है कि इतना डिफरेंस दोनों में ये है कि सिटी एंजियोग्राफी जो है फास्टेस्ट है, जल्दी हो जाता है, इसमें एडमिशन की नीड नहीं होती है पेशेंट को। वॉक इन थ्रू पेशेंट जाता है, वापस आता है, करा के 15 मिनट में उसमें रिजल्ट मिल जाता है। इसकी ये खूबी ये है कि अगर किसी को मसला नहीं है तो फिर आगे की तरफ जाने की जरूरत नहीं होती है, ऑथेंटिक टेस्ट होता है। और इसमें कोई ऐसा नुकसान नहीं है, कोई इन्वेजिव प्रोसीजर नहीं है जिसमें कुछ स्टेंट कैथेटर वगैरह डाल के दिल की शरीयान देखे, जस्ट इमेजेस से हमें पता चलता है। ब्यूटी इसकी ये है कि इसमें छोटी वेसल से लेके बड़ी वेसल से कहीं भी ब्लॉक है शरीयान, वो इसमें सीटी जो में हमें पता चल सकता है। और कोरोनरी एंजियोग्राफी, जिसको दिल का मसला ज्यादातर होता है, ठीक है, हाई रिस्क पेशेंट्स है कि हमें लगता है दिल का मसला इसको है भी और इसको फिक्स करना है स्टेंट लगा के, तो फिर वो कोरोनरी एंजियो की तरफ जाएंगे। इस ये इन्वेजिव प्रोसीजर है, इसके लिए एडमिशन की नीड होती है, पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है और इसके अंदर एक कैथेटर डाल के दिल की शरेयान में, फिर उसको स्क्रीन पे इसकी दिल की शरेयान जो बंद कहाँ से है कहाँ से नहीं है, कितनी बंद है, एक है दो है, स्टेंट लग सकता है नहीं लग सकता है, या पेशेंट आगे चल के बाईपास के लिए जाएगा। तो ये कोरोनरी एंजियोग्राफी उसमें ज्यादा बेनिफिट होता है कि उसको आगे ट्रीटमेंट में हेल्प मिल जाती है। इसका नुकसान थोड़ा ये है कि एक तो एडमिशन की नीड होती है, कभी कभार इसका इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं इंजेक्शन साइड से, कभी कभार ब्लीडिंग के चांस होते हैं रेयर केस में, और स्वेलिंग वगैरह हो जाती है, इसके ये थोड़े से लिमिटेशंस होती है एंजियोग्राफी की। अदरवाइज दोनों सही है। बस आपको ट्रीटमेंट डायग्नोस ट्रीटमेंट करना है तो कोरोनरी एंजियो, अगर सिर्फ डायग्नोस करना है कि दिल का मसला है या नहीं है तो आप उनको सीटी एंजियोग्राफी करवाइए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत तफसील से समझाया। हमने बात तो कर ली कि कौन से टेस्ट जरूरी हैं तशखीस के लिए।
अब आप ये बताएं हमारे नाजरीन को कि दिल की बीमारियों के हवाले से बर वक्त तशखीस कितनी इंपॉर्टेंट है। इन सारे टेस्टों की जो हम बात कर रहे हैं, तो इनका वक्त के ऊपर हो जाना कितना अहमियत का हामिल है, ये जरा हमारे नाजरीन को बताएं। और वक्त के ऊपर देखो, जितना जल्दी डायग्नोस होगा उतना जल्दी आपकी ट्रीटमेंट अच्छी होगी, दिल आपका मजबूत रहेगा। अगर जितना लेट होगा उतना दिल आपका कॉम्प्रोमाइज होता जाएगा, और आपको दिल पे बर्डन ज्यादा होगा तो ट्रीटमेंट का इश्यू भी बन सकता है, स्टेंट भी नहीं ले सकते, बाईपास भी नहीं ले सकते। जितना अर्ली जाएंगे हम उतना हम बाईपास के लिए भी बच सकते हैं, स्टेंट से लिए बच सकते हैं। सिंपल, आप मेडिसिन से, अगर अर्ली डायग्नोस होता है तो हम मेडिसिन और एक्सरसाइज और डाइट, इससे हम पेशेंट का इलाज मुकम्मल कर सकता है। इससे क्या होगा, पेशेंट का खर्चा भी बहुत बच जाएगा और वक्त भी बच जाएगा, और दिल भी कंप्रोमाइज इतना नहीं होगा। डॉक्टर साहब ये बताइए कि कौन सी जिंदगी के अंदर, तर्ज जिंदगी के अंदर हम मस्बत तब्दीलियां लाएं कि जिनकी वजह से हम दिल की बीमारियों से बच सकते हैं। देखो, दिल की बीमारी को तब्दीली लाने के लिए हमें तो, एक तो हमने ये टेस्ट बताए कि आपके अगर एज आपकी 40 है या 40 से अबव है, तो आपको जो मैंने ये टेस्ट बताए तो ये जरूरी है। कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो करवाओ तो आपको हमें अर्ली पता चल जाएगा। दूसरा, जिसकी फैमिली हिस्ट्री है उसको इससे भी ज्यादा एहतियात करना चाहिए, उसे भी टेस्ट सारी करानी चाहिए। दूसरा, हमें ये क्या होता है, प्रॉपर डाइट है हमारी है, डाइट का बड़ा रोल होता है इसमें। जंक फूड्स है, ऑयली चीज है, चिकने वाली चीजें हैं, इसको अवॉइड करें। काफी पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि डॉक्टर ने सारी चीजें बंद करवाई तो हम खाएं क्या। डॉक्टर ने अगर 8 चीजें आपकी बंद करवाई है तो 8 चीजें और भी हैं जिससे हम खा सकते हैं और अपनी हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। जैसे कि फ्रेश फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, दालें हैं, ठीक है, ग्रेन्स है, नट्स है, फिश है, फिश ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, इस तरह की चीजें, ड्राई फ्रूट्स है, इस तरह की चीजें हम जिंदगी में खाएं। होल व्हीट की रोटी है, जैसे देखिए हम लोग रोटी आजकल कौन सी खाते हैं, मैदे की खाते हैं या वाइट आटे की खाते हैं, जो सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है हर तरह से। इसलिए होल ग्रेन रोटी खाएं, उससे भी ये अच्छा आपकी सेहत बनी रहती है, और एक हेल्दी डाइट में ये शुमार होती है। दूसरे नंबर पे, अगर आपको कोलेस्ट्रोल है उसको कंट्रोल करना चाहिए। आपकी कोलेस्ट्रोल की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपको पता होना चाहिए। शुगर अगर आपको है तो शुगर आपको स्ट्रिक्टली कंट्रोल होनी चाहिए। स्मोकिंग करते हैं आप, अल्कोहल लेते हैं आप, उसको भी बिल्कुल क्विट करना चाहिए। ये मेजर रिस्क फैक्टर्स में आता है। स्मोकिंग आपके कार्डियक इश्यू जल्दी करवा लेता है। अगर आपको मोटापा है तो आपको पता होता है कि मैं मोटा हूं, मेरा मोटापा है, मेरा वजन ज्यादा है तो मुझे कम करना चाहिए। बेहद जरूरी है मोटापा कम करने के लिए। अगर आपकी लाइफ सेडेंटरी है, सेडेंटरी लाइफ मतलब सारा दिन बैठने का काम है, हर काम आप बैठ के टीवी देख रहे हो, बैठ के हर चीज मंगवा रहे हो, उठने का नाम नहीं ले रहे हो, वॉक नहीं कर रहे हो, तो ये एक चीज होती है जिसको आपने कंट्रोल करना होता है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है एक्सरसाइज। अगर आप डेली 30 मिनट्स एक्सरसाइज कर सकते हो, वेल है, गुड है। डेली नहीं तो 5 दिन आप कर सकते हो तो ये वेल एंड गुड है। आपको इससे दिल का मसला नहीं हो सकता है, आपकी लाइफ अच्छी गुजर सकती है। अब एक एक्सरसाइज से क्या होता है, देखिए एक्सरसाइज से आपको ब्लड प्रेशर में कंट्रोल में फर्क आता है, शुगर कंट्रोल में भी फर्क आता है, स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है एक्सरसाइज से, आपकी स्लीप पैटर्न अच्छी हो जाती है एक्सरसाइज से। ये सारी चीजें एक्सरसाइज से कम होती है। इससे ये सारी चीजें कम होती है, कंट्रोल होती है, तो आपको दिल की तरफ जाने का खतरा बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। ये चीजें करने से, आपके लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन सारी करेंगे तो आपको दिल का मसला कम होगा, बहुत ही ज्यादा कम होगा। ठीक। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि हमने इन सारे टेस्टों की बात की, तो ये क्या सिर्फ उन लोगों को करवाना चाहिए कि जिनको दिल की बीमारियां हैं या उनकी कुछ अलामात हैं, या ये सेहतमंद लोगों को भी करवाना चाहिए। जी, गुड क्वेश्चन। अब काफी लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं, जिसकी फैमिली हिस्ट्री होती है, जैसे फादर को दिल का मसला है, ठीक है, अगर वो कहता है कि ठीक है मेरे फादर को दिल का मसला है, तो उनके लिए टेस्टें जरूरी है, उनके लिए दवाइयाँ जरूरी है, उनके लिए केयर जरूरी है। मेरे में अभी कुछ नहीं है तो मैं अभी क्यों नहीं कराऊं, ये बहुत गलत सोचते हैं लोग। मोस्टली डेली लाइफ में हम पेशेंट देखते हैं तो वो बोलते हैं कि मुझे तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जिसकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, जिसको रिस्क फैक्टर्स जो हमने बताया इतने सारे हैं, जो सारा दिन बैठने का काम करते हैं, उसको तो पहले जल्दी दिल का टेस्ट कराना चाहिए। अब दिल की बीमारी एक दिन से नहीं होती है। अब जब कोई पेशेंट कहता है मैंने रात को निहारी खाई है, कोई इस तरह से सालन खा लिया है, सुबह दर्द हुआ या मसला हुआ तो रात में मैंने ये खाया था, तो एक दिन में कुछ नहीं होता है। दिल का मसला जो है, हमें जैसे एज हमारी बढ़ती है वो शरीर जो हमारी चिकनाई जमे होती रहती है। यंग एज से मतलब 18 साल की उम्र से चिकनाई जमना शुरू हो जाती है। सिम्टम्स जब आती है वो चिकनाई बढ़ बढ़ के पूरी शरीर बंद करती है, तो हमें दिल का मसला होता है, दर्द होता है, सांस फूलता है, ऐसी चीजें हो जाती है। तो ये नहीं सोचे कि जब मुझे तकलीफ होगी तो मैं टेस्ट कराऊंगा,
ये टेस्ट आपने पहले कराने चाहिए। एटलीस्ट इवन ईयरली एक टाइम तो कराना चाहिए। मेन मेन टेस्ट जो मैंने बताई, जिसको मसला नहीं है वो टेस्ट तो आप कराना चाहिए, चाहे आप अपने मर्जी से करवा के हॉस्पिटल में, चाहे अपने डॉक्टर से रिव्यू करके, वो टेस्ट जरूर कराना चाहिए। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। अच्छा, अब दौर आ चुका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और क्या दिल के हवाले से भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने, और जो नई तहकीक आ रही है उसने कोई दिल की तशखीस और इसके इलाज के हवाले से कोई रेवोल्यूशन आई है इसमें, या आप मुस्तकबिल में कोई देखते हैं कि दिल के हवाले से कोई बहुत अच्छी कोई टेक्नोलॉजी आने वाली है जिससे जो मरीज हैं उनको बहुत फायदा होने वाला है? जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो चलो ठीक है, एक चीज है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आजकल जो टेलीमेडिसन है, जो ऑनलाइन जो चीज होती है ना, एक वो, अब कोई पेशेंट ऐसा है घर में है, ऑनलाइन आप टेलीमेडिसन है, ऑनलाइन आप डॉक्टर से रिव्यू करके अपनी मेडिकेशन के बारे में पूछ सकते हैं, अपने सिम्टम्स बता सकते हैं, और फौरन डॉक्टर के हिसाब से आप फौरन हॉस्पिटल रश कर सकते हैं, या उधर ही आपको मैनेज डॉक्टर कर सकता है। टेलीमेडिसन भी एक अच्छी चीज आई है जो आजकल लोग यूज भी कर रहे हैं, और आगे इसका इनपुट आ रहा है बहुत ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा जो है कहीं दूर गांव में बैठा हुआ है, वहाँ फैसिलिटी इतनी अवेलेबल नहीं है, कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, इतना बड़ा हॉस्पिटल भी नहीं है, तो वो टेलीमेडिसिन के थ्रू अपने ट्रीटमेंट कार्डियोलॉजिस्ट से करवा सकता है। एक एक चीज होती है, ठीक है, एक एडवांस है ये चीज। दूसरा जो है, आजकल स्मार्ट चीजें बहुत आती है, जैसे स्मार्ट वॉच आ गई है, जिसमें आपको ब्लड प्रेशर का, आपको धड़कन का, आपका सेचुरेशन है, ऑक्सीजन लेवल कितनी है, वो सब बता सकती है। उसको मॉनिटर करके आप आगे की तरफ मूव हो सकते हैं, अपना टाइम सेव कर सकते हैं। दूसरी चीज ये होती है, आजकल जो है नए नए जदीद स्टैंड भी आ गए हैं, जैसे कोई चीज को मसला है, स्टैंड डलवाता है, बायो एब्जॉर्ब स्टैंड कहते हैं जिसको, वो नेसल्स में जो है कुछ दिनों के बाद जज़ब हो जाते हैं, वेसल जो आपकी शरीर वैसे के वैसे नेचुरल रह जाती है। 3D इको, 4D इको आजकल वो भी आ चुका है, जो माइनर चीजें से लेके पहले आपको मसला हो या ना हो, आपको पहले से बता देती है कि आपको इतना प्रॉब्लम है या नहीं है। ये चीजें अभी, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी बड़ा रोल है। अभी इतना तो नहीं आया, लेकिन आगे फ्यूचर में आ रहा है। 3D 4D इको है, CT MRI है, हाई रेजोल्यूशन MRI सिस्टम आ रहा है, जो आपको पहले ही बता देगा दिल का मसला होगा या नहीं होगा। इस डायग्नोस करने के लिए अच्छा साबित होगा। डॉक्टर साहब, आखिर में आप कोई नाजरीन के लिए मैसेज देना चाहें दिल की बीमारियों के हवाले से, उसकी बर वक्त तशखीस के हवाले से, या स्क्रीनिंग के हवाले से? स्क्रीनिंग के हवाले से तो मैंने जो इतनी बातें की है, ये सारी स्क्रीनिंग के हवाले से हमने आज बातें की है। कोई मेडिसिन की बात नहीं है की, स्क्रीनिंग कराना ये जरूरी होता है। इसको हर पेशेंट्स को मतलब एवेल्यूशन होनी चाहिए, ये चीजें होती है। मैसेज में ये है, क्या बताया, मैसेज में वही जो चीजें हैं आपने करनी करनी है। दूसरा ये है कि दिल की सेहत जो है वो दवाई से सही नहीं होती है, तर्ज जिंदगी बेहतर बनने से सही हो जाती है। ठीक है, हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाएं। ठीक है, अपने रोजमर्रा की जिंदगी में तब्दीली लाएं, लाइफ स्टाइल चेंज करो, तो दिल आपका बेहतर और जिंदगी लंबी हो सकती है आपकी। अपने दिल का खास ख्याल रखें, क्योंकि दिल की धड़कन में जो है आपकी जिंदगी बसी हुई है। हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज, रिलैक्स माइंड एंड अवॉइड स्ट्रेस। गुड लक, थैंक यू। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपकी जिस तरह से आपने बात की, आप मेरे उस्ताद भी रह चुके हैं, और आज आपने उसी तरीके से बात की है जिस तरह आप मुझे पढ़ाते थे। ये पॉडकास्ट से ज्यादा मुझे लगा कि मैं लेक्चर ले रही हूँ दोबारा से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया दोबारा। और आखिर में जरा ये बताइए कि आपसे अगर कोई मरीज कांटेक्ट करना चाहे तो आपकी इस वक्त करंट प्रैक्टिसिंग कौन कौन सी जगहें हैं, ताकि वो आपसे इजीली रब्ता कर सकें? जी, बस मेरा पॉडकास्ट का यही मसला है कि आम पेशेंट तक, आम लोगों तक ये बात जाए, कि लोग ऐसे कहते हैं यार डॉक्टर के पास कौन जाए, कार्डियोलॉजिस्ट के पास कौन जाए, अपॉइंटमेंट कौन ले। लेकिन जो मैंने टेस्ट हैं दो चार बच्चे, ये खुद आप हॉस्पिटल में जाके करवा सकते हो, इसमें डॉक्टर की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, जैसे ECG और ब्लड टेस्ट कुछ मैंने बताए, तो ये आप खुद करवाओ। मुझे इससे खुशी यही होगी कि आप खुद जाओ। लोग डरते हैं कि यार अस्पताल कौन जाए, डॉक्टर के पास कौन जाए, मसला ना निकल आए। तो ये चीज मैं, मेरा खुद का अपना ये मैसेज है कि आप जाओ, ये दो चार टेस्ट है अपनी 40 के बाद करवाना जरूरी है, और जिसको रिस्क फैक्टर है वो कराना जरूरी है। और ऑनलाइन के लिए मैं अवेलेबल हूँ कराची में। मैं शाम को अपना, मेरा कार्डिक सेटअप है कराची सदर में, नियर मक्की मस्जिद में, अफवा कॉम्प्लेक्स में, फर्स्ट फ्लोर पे मैं होता हूँ। तो आप ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं, और आ भी सकते हैं।
दूसरा मैं खारदर में होता हूँ, खारदर जनरल अस्पताल में, और भाटो में हॉस्पिटल में। मॉर्निंग टाइम में उधर होता हूँ, इवनिंग टाइम में इधर मेरा अपना चैम्बर में सदर में होता हूँ। और ऑनलाइन मेरा कंसल्टेशन भी है, सारा कुछ है, मैंने आईडी मेरी है, तो आपको मिल सकती है इजीली। थैंक यू। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हम अपने कैप्शन में ज़रूर डॉक्टर साहब का जो ऑनलाइन कंसल्टेशन का नंबर है वो शेयर करेंगे। उम्मीद है कि ये पॉडकास्ट जितनी मेरे लिए इंफॉर्मेटिव रही, आप सबके लिए भी बहुत इंफॉर्मेटिव रही होगी। आप डॉक्टर साहब से रब्ता करना चाहें पर्सनली तो उनका नंबर भी मौजूद होगा, या कमेंट में करना चाहें तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। आप सबका बेहद शुक्रिया। फी अमान अल्लाह।